नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी खबर की पड़ताल करने वाले हैं जिसने सच कहूं तो दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। मॉस्को से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक रूस भारत को अपना सबसे शक्तिशाली रॉकेट इंजन RD-191M सिर्फ बेच नहीं रहा बल्कि उसे बनाने की पूरी टेक्नोलॉजी सौंप रहा है। और ये बात बहुत अहम है। ये कोई मामूली लेन देन नहीं है। कई एक्सपर्ट्स इसे भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए एक ब्रह्मास्त्र मिलने जैसा बता रहे हैं। ब्रह्मास्त्र? हाँ, तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सचमुच उतना बड़ा गेम चेंजर है। ये इंजन आखिर है क्या भला, और ये हमारे चांद मंगल के सपनों को कैसे हकीकत में बदल सकता है। बिल्कुल, हमारा मिशन साफ है, ये समझना कि इस एक डील का भारत की ताकत, अर्थव्यवस्था और भविष्य की योजनाओं पर कितना गहरा असर पड़ेगा। चलिए इस खबर की तह तक चलते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस RD-191M इंजन में ऐसा क्या खास है। मैं पढ़ रहा था कि ये दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजनों में से एक है। लेकिन बेहतरीन का मतलब क्या है? ताकत के मामले में ये कहाँ खड़ा होता है? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है तुलना करना। भारत का जो अपना बनाया हुआ विकास इंजन है, जो हमारे कई रॉकेट्स में इस्तेमाल होता है, वो करीब 80 टन का थ्रस्ट मतलब धक्का पैदा करता है। 80 टन, ठीक है। और ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। अब RD-191M को देखिए, ये अकेला इंजन 192 टन का थ्रस्ट पैदा करता है। एक मिनट, 192 टन मतलब हमारे सबसे अच्छे इंजन से लगभग 2.5 गुना ज्यादा ताकतवर। एग्जैक्टली। ये तो जबरदस्त है। लेकिन इतनी ज्यादा ताकत आती कहां से है? इसकी तकनीक में ऐसा क्या अलग है? इसकी जान है इसकी सेमी क्रायोजेनिक तकनीक। देखिए, ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर है बहुत सीधा सा। अच्छा। ये इंजन ईंधन के तौर पर केरोसिन यानी मिट्टी का तेल अच्छा। और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है। बस ये मिट्टी का तेल बहुत ज्यादा रिफाइंड होता है, जिसे रॉकेट की भाषा में RP1 कहते हैं। अच्छा, तो केरोसिन का इस्तेमाल करना ये इतना बड़ा फायदा क्यों है? यहाँ पर एक मजेदार एनालॉजी काम आएगी। जो पूरी तरह क्रायोजेनिक इंजन होते हैं वो लिक्विड हाइड्रोजन इस्तेमाल करते हैं। हाँ। लिक्विड हाइड्रोजन को संभालना एक बहुत ही नाजुक और महंगे कांच के फूलदान को संभालने जैसा है, जिसे हमेशा -253 डिग्री सेल्सियस के बर्फीले तापमान पर रखना जरूरी है। बाप रे। जरा सी चूक हुई और सब खत्म। समझ गया, बहुत नाजुक और खतरनाक। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ केरोसिन एक मजबूत स्टील के जग की तरह है। इसे आप कमरे के तापमान पर आसानी से स्टोर कर सकते हैं। अच्छा। अब आप सोचिए, रॉकेट लॉन्च की आपाधापी में आप किसे चुनना चाहेंगे, कांच का फूलदान या स्टील का जग? जाहिर है स्टील का जग। तो केरोसिन कहीं ज्यादा सुरक्षित, सस्ता और संभालने में आसान है। वाह, ये तो बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया। और मैंने कहीं पढ़ा था कि दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट स्पेस कंपनी भी कुछ ऐसा ही इस्तेमाल करती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। एलन मस्क की स्पेसएक्स का मशहूर फैल्कन 9 रॉकेट, हाँ, जो आज हर जगह है, वो भी इसी तरह की सेमी क्रायोजेनिक तकनीक पर ही चलता है। तो एक तरह से भारत सालों की रिसर्च और डेवलपमेंट को फांद कर सीधे उस लीग में पहुंच रहा है जहां दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी पहले से मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि रूस हमें सिर्फ इंजन नहीं दे रहा, वो हमें उसे बनाने का पूरा नुस्खा, पूरा ब्लूप्रिंट, सारे राज दे रहा है। मतलब हम इसे मेड इन इंडिया बना पाएंगे। यही तो असली बात है। ये तो आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। ठीक है, तो हमारे पास ये बाहुबली इंजन आ गया। ये आते ही सबसे पहले कौन सी बड़ी मुश्किल को हल करेगा? अभी हमारी सबसे बड़ी सिरदर्दी क्या है? सबसे बड़ी सिरदर्दी है वजन। भारत अपने छोटे और मध्यम वजन के सैटेलाइट्स तो आसानी से लॉन्च कर लेता है, लेकिन जैसे ही बात 4 टन से भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की आती है, हमारे हाथ बंध जाते हैं। और ये सैटेलाइट्स तो बहुत जरूरी हैं हमारे टीवी, इंटरनेट, फोन सबके लिए। बहुत ज्यादा। तो इनके लिए हमें दूसरों का दरवाजा खटखटाना पड़ता है ना? हाँ, अभी तक हमें एलन मस्क की स्पेसएक्स या यूरोप की एरियान स्पेस के पास जाना पड़ता था, और वो इसके लिए हमसे करोड़ों डॉलर मतलब अरबों रुपए वसूलते थे। ये सिर्फ पैसे की बर्बादी नहीं थी, बल्कि एक तरह की रणनीतिक मजबूरी भी थी। अगर वो किसी वजह से मना कर दें तो हमारा पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम अटक सकता है। तो नए इंजन इस मजबूरी को कैसे तोड़ेगा?
ये इस मजबूरी को आप कह सकते हैं कि जड़ से खत्म कर देगा। हमारा जो सबसे ताकतवर रॉकेट है LVM-3, जिसे हम प्यार से बाहुबली भी कहते हैं। हाँ वही, वो अभी 4 टन तक का वजन जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट तक ले जा सकता है। अब कल्पना कीजिए हम LVM-3 के शुरुआती स्टेज में ये रूसी इंजन लगा दें, तो क्या होगा? इसकी ताकत बढ़कर सीधे 6 से 7 टन हो जाएगी। 4 टन से सीधे 6-7 टन? हाँ इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे जितने भी भारी भरकम 5-6 टन के सैटेलाइट्स हैं, हाँ उन्हें अब हम अपनी ही जमीन से अपने ही रॉकेट से लॉन्च कर पाएंगे। बिल्कुल, जो अरबों रुपए विदेश जा रहे थे वो अब देश में ही बचेंगे। क्या बात है। और इसे इस नजरिए से भी देखिए कि ये वो तकनीक है जिसे हासिल करने के लिए चीन पर जासूसी करने के आरोप लगे और अमेरिका ने इसे कभी किसी देश के साथ बांटा नहीं। वो तकनीक आज रूस हमें पूरी दोस्ती के साथ सौंप रहा है। ये तो हुई आज की बात, लेकिन इस इंजन को भविष्य का गेम चेंजर कहा जा रहा है। ये सिर्फ हमारे मौजूदा रॉकेट को ताकतवर बनाने के लिए तो नहीं है, है ना? मैं इस NGLV यानी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल के बारे में सुन रहा हूँ। क्या ये उसका हिस्सा है? आपने नस पकड़ ली। ये इंजन सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। NGLV भारत का आने वाला कल है। मतलब भविष्य का रॉकेट? हाँ, ये वो रॉकेट होगा जो पूरी तरह से रीयूजेबल होगा, यानी उसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकेगा, ठीक फाल्कन 9 की तरह। और उस NGLV का दिल यही RD-191M इंजन होगा। एक मिनट, रीयूजेबल रॉकेट? उसका मतलब है कि उसे लॉन्च के बाद वापस धरती पर एक छोटे से पैड पर लैंड कराना होगा। ये सुनने में ही नामुमकिन सा लगता है। लगता तो है। एक इंजन इसमें कैसे मदद करता है? आप उसे हवा में उल्टा तो नहीं चला सकते? नहीं, अच्छा सवाल है। उल्टा नहीं चलाते। इसे ऐसे समझिए, जब रॉकेट वापस आता है तो उसे अपनी रफ्तार बहुत कम करनी होती है, ताकि वो धीरे धीरे नीचे उतरे। हाँ, और आराम से लैंड करे। इसके लिए इंजन को अपनी ताकत कम करनी पड़ती है। इस क्षमता को थ्रॉटलिंग कहते हैं। RD-191M इंजन की खासियत यह है कि इसकी ताकत को 100% से घटाकर 30% तक लाया जा सकता है। अच्छा, ये कंट्रोल ही उसे सुरक्षित लैंडिंग के लिए परफेक्ट बनाता है। तो ये इंजन एक तरह से रॉकेट का ब्रेक भी है और एक्सेलेरेटर भी। और जब रॉकेट बार बार इस्तेमाल होगा तो लॉन्च की कीमत तो बहुत कम हो जाएगी। बहुत ज्यादा। आज अंतरिक्ष में 1 किलो सामान भेजने का खर्च लाखों में आता है। रीयूजेबल तकनीक से ये हजारों में आ जाएगा। मतलब भारत ग्लोबल लॉन्च मार्केट में एक बहुत सस्ता और भरोसेमंद खिलाड़ी बनकर उभरेगा। बिल्कुल। तो अगर मैं इन सब बातों को जोड़ूं, अपना भारी सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता, रीयूजेबल रॉकेट, कम लागत, तो इसका सीधा मतलब है कि 2035 तक भारत का अपना स्पेस स्टेशन बनाने का सपना अब सिर्फ सपना नहीं रहा। हाँ, क्योंकि एक स्पेस स्टेशन कोई छोटी चीज नहीं है। उसके 20-20 टन के भारी हिस्से होते हैं जिन्हें अंतरिक्ष में भेजना पड़ता है। हमारा कोई भी मौजूदा रॉकेट ये नहीं कर सकता। लेकिन जब हम कई RD-191M इंजनों को एक साथ जोड़कर एक महा रॉकेट बनाएंगे तो हम ये भारी हिस्से एक ही बार में ऊपर भेज सकेंगे। और प्रधानमंत्री का 2040 का लक्ष्य, चांद पर भारतीय, उसे पूरा करने की चाबी भी आप कह सकते हैं इसी इंजन में है। ये सब विज्ञान और भविष्य के लिए बहुत रोमांचक है। लेकिन सच तो ये भी है कि अंतरिक्ष आज के दौर में ताकत दिखाने का एक अखाड़ा भी बन गया है। बन चुका है। जब आपके पास इतनी शक्तिशाली तकनीक हो तो मुझे यकीन है कि रक्षा मंत्रालय के लोग भी इस पर गहरी नजर रखे होंगे। इसका रणनीतिक पहलू क्या है? इसका रणनीतिक पहलू शायद इसके वैज्ञानिक पहलू से भी ज्यादा अहम है। अच्छा, यहाँ पर केरोसिन ईंधन का वो स्टील के जग वाला फायदा फिर से सामने आता है। क्रायोजेनिक इंजन में लिक्विड हाइड्रोजन भरने में घंटों, कभी-कभी दिन भी लग जाते हैं। लेकिन इस सेमी क्रायोजेनिक इंजन को बहुत तेजी से तैयार किया जा सकता है। बिल्कुल, इसे क्विक लॉन्च कैपेबिलिटी कहते हैं। अब सोचिए, भगवान न करे लेकिन अगर किसी देश से हमारा तनाव चल रहा हो और वो हमारा कोई जासूसी या कम्युनिकेशन सैटेलाइट मार गिराए, तो हम तो अंधे और बहरे हो जाएंगे। एग्जैक्टली। तो आप कह रहे हैं कि इसका असली फायदा सिर्फ ताकत नहीं बल्कि रफ्तार है। रफ्तार और जवाब देने की क्षमता। मतलब युद्ध के समय जब हर सेकंड की कीमत होती है, हम बाकी देशों से कहीं ज्यादा तेजी से अपना नया सैटेलाइट लॉन्च करके अपनी आंखें वापस पा सकते हैं। बिल्कुल। ये तो एक छिपे हुए हथियार जैसा है। आप इसे एक ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं। ये हमें वो क्षमता देगा कि हम कुछ ही घंटों या दिनों में अपना स्पेस एसेट वापस तैनात कर दें, जबकि दुश्मन को लगेगा कि उसने हमें कमजोर कर दिया है। ये चीन की बढ़ती अंतरिक्ष ताकत को संतुलित करने में भी बहुत बड़ा कदम है। चीन हमसे भारी रॉकेट के मामले में आगे था, लेकिन ये इंजन उस खाई को बहुत तेजी से भरेगा। ये तो साफ है कि ये इंजन आसमान में हमारी ताकत बढ़ाएगा।
लेकिन ये तकनीक तो जमीन पर ही बनेगी। भारत की इंडस्ट्री के लिए इसके क्या मायने हैं? इसका मेक इन इंडिया वाले पहलू पर क्या असर पड़ेगा? इसका जबरदस्त असर पड़ेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हैल और इसरो मिलकर बनाएंगे। इसके लिए भारत में एक बिल्कुल नई हाई-टेक फैक्ट्री लगेगी। एक मिनट, हेल तो तेजस जैसे फाइटर जेट बनाती है, वो बहुत शानदार काम है, लेकिन क्या रॉकेट इंजन बनाना एक बिल्कुल अलग तरह की चुनौती नहीं है? बहुत बड़ी चुनौती है। जेट तो हवा में उड़ते हैं, रॉकेट को तो अंतरिक्ष के वैक्यूम में काम करना होता है। क्या हेल ये कर पाएगी? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब है हाँ, ये बहुत बड़ी चुनौती है। हवाई जहाज की मेटलर्जी और रॉकेट इंजन के मेटलर्जी में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। रॉकेट इंजन के अंदर जो तापमान और दबाव होता है वो किसी भी जेट इंजन से कई गुना ज्यादा होता है। तो ये एचएल के लिए एक बहुत बड़ा लर्निंग कर्व होगा। इसमें शुरुआती नाकामी का भी खतरा है। तो क्या रूस के इंजीनियर शुरू में मदद के लिए यहाँ रहेंगे? पूरी उम्मीद यही है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मतलब सिर्फ कागज या डिजाइन देना नहीं होता। इसका असली मतलब होता है नो हाउ ट्रांसफर, यानी उसे बनाने की कला सिखाना। समझ गया। तो शुरू में रूसी और भारतीय इंजीनियर्स साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन एक बार जब हमारे इंजीनियर्स इसे बनाना सीख गए तो सोचिए क्या होगा। हमारे पास वो ज्ञान आ जाएगा। हाँ, जिससे हम भविष्य में इससे भी बेहतर पूरी तरह से स्वदेशी इंजन डिजाइन कर सकेंगे। ये हजारों नई नौकरियां पैदा करेगा और मेटलर्जी जैसी इंडस्ट्री को एक नई जान देगा। तो कुल मिलाकर अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो रूस से मिला ये इंजन सिर्फ एक मशीन नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये आत्मनिर्भरता की गारंटी है, कमर्शियल स्पेस मार्केट का बादशाह बनने का टिकट है और चांद और स्पेस स्टेशन के हमारे सबसे बड़े सपनों को हकीकत में बदलने की चाबी है। और ये भारत रूस के रिश्तों की गहराई को भी दिखाता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 90 के दशक में एक दौर था जब अमेरिका के दबाव में रूस ने हमें क्रायोजेनिक तकनीक देने से इनकार कर दिया था। ओह हाँ, मुझे याद है। उस वक्त इसरो में कितनी मायूसी थी। हमारा स्पेस प्रोग्राम कई साल पीछे चला गया था। आज उसी रूस से ये उससे भी बेहतर तकनीक मिलना एक तरह से इतिहास का पहिया पूरा घूमने जैसा है। ये एक मजबूत और स्वतंत्र विदेश नीति की जीत है। एक बात और, मैंने पढ़ा था कि अमेरिका भी रूसी इंजनों पर बहुत निर्भर रहा है। क्या ये सच है? हाँ, सालों तक अमेरिका का बहुत भरोसेमंद एटलस 5 रॉकेट रूस के RD-180 इंजन का इस्तेमाल करता था, जो इसी RD-91 का बड़ा भाई है। सच में? हाँ, जब अमेरिका जैसा देश भी रूसी इंजनों की इंजीनियरिंग पर भरोसा करता है तो आप समझ सकती हैं कि हमें किस तरह की चीज मिल रही है। बिल्कुल, तकनीक कितनी परखी हुई और भरोसेमंद है। तो चलिए आज की इस बातचीत को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरूर। ये तकनीक हमें 2035 और 2040 के हमारे तय लक्ष्यों तक तो पहुंचा देगी, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियर इस वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी को पूरी तरह अपना लेंगे, इसमें महारत हासिल कर लेंगे, तो क्या ये भविष्य में ऐसे नए और अनोखे अंतरिक्ष मिशनों के दरवाजे खोल सकती है जिनके बारे में आज हम सोच भी नहीं रहे हैं। हाँ, ये देखना सबसे दिलचस्प होगा। पहलू है जिसे समझना बेहद जरूरी है और वो है विश्वसनीयता। अंतरिक्ष मिशनों में खासकर जब इंसानों को भेजने की बात आती है तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। रूस के रॉकेट इंजनों का इतिहास रहा है कि वे दुनिया के सबसे भरोसेमंद इंजन माने जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि खुद अमेरिका ने बरसों तक अपने एटलस 5 रॉकेट को उड़ाने के लिए रूस के RD-180 इंजन का इस्तेमाल किया था। जब अमेरिका जैसा तकनीकी रूप से सक्षम देश भी रूसी इंजनों पर भरोसा करता रहा है, तो आप समझ सकते हो कि रूस की रॉकेट टेक्नोलॉजी किस स्तर की है। अब वही विश्वसनीयता और वही मजबूती भारत के हाथों में आ रही है। सामने आ रही रिपोर्ट्स बताती हैं कि RD-19 वनम इंजन का इस्तेमाल भविष्य में भारत के मानव मिशनों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। जब हम गगनयान के बाद अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर उतारने की योजना बनाएंगे, तो हमें ऐसे ही बाहुबली इंजनों की जरूरत पड़ेगी जो बिना किसी खराबी के लगातार काम कर सकें। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही लक्ष्य निर्धारित कर दिया है कि 2040 तक एक भारतीय चंद्रमा की धरती पर कदम रखेगा। उस सपने को पूरा करने की चाबी इसी इंजन के भीतर छिपी है, क्योंकि चंद्रमा तक जाने और वहां से वापस आने के लिए हमें जिस विशालकाय रॉकेट की जरूरत है, उसे धरती के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकालने का काम यही इंजन करेगा। इसके अलावा ये इंजन भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा बना देगा। आज दुनिया में बहुत कम देश हैं जो इस तरह के एडवांस रॉकेट इंजन बना सकते हैं। जब भारत में इन इंजनों का उत्पादन शुरू होगा,
तो हम ना सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करेंगे, बल्कि हम इन इंजनों के कल पुर्जे और कंपोनेंट्स दुनिया के बाकी देशों को भी निर्यात कर सकेंगे। ये मेक इन इंडिया के तहत डिफेंस और स्पेस सेक्टर में एक बहुत बड़ी क्रांति होगी। एक डिफेंस वेबसाइट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इस इंजन की मदद से भारत अपने भविष्य के इंटरप्लेनेटरी मिशन यानी कि दूसरे ग्रहों पर जाने वाले मिशनों को भी अंजाम दे सकेगा। मंगल ग्रह हो या शुक्र ग्रह, अगर हमें वहां भारी लैंडर और रोवर भेजने हैं तो हमें ज्यादा थ्रस्ट की जरूरत होगी, जो ये रूसी इंजन आसानी से प्रदान कर सकता है। अब तक हम अपने PSLV और GSLV रॉकेटों से शानदार काम कर रहे थे, लेकिन उनकी अपनी सीमाएं थी। ये नया इंजन उन सभी सीमाओं को तोड़ देगा। चीन की बात करें तो वो अपने अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग 3 को पूरा कर चुका है और अब चंद्रमा पर बेस बनाने की तैयारी कर रहा है। चीन की इस बढ़ती ताकत को संतुलित करने के लिए भारत का ये कदम एक करारा जवाब है। ये इंजन भारत को एशिया में शक्ति का संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। पाकिस्तान जैसे देश तो इस रेस में कहीं दिखाई ही नहीं देते। जहां वे अभी भी छोटे मोटे सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए दूसरों का मुंह ताकते हैं, वहीं भारत अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट इंजन खुद बनाने जा रहा है। ये फर्क है भारत और उसके पड़ोसियों की सोच और क्षमता में। रूस द्वारा दी गई ये तकनीक इस बात का भी सबूत है कि भारत की कूटनीति कितनी सफल रही है। तमाम वैश्विक दबावों के बावजूद भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों से कभी समझौता नहीं किया और आज उसी का नतीजा है कि हमें वो तकनीक मिल रही है जो दुनिया में किसी और को नसीब नहीं हुई। ये इंजन आने वाले दशकों तक भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की सेवा करेगा। HAL और ISRO के इंजीनियरों के लिए ये सीखने का एक बहुत बड़ा अवसर होगा। जब वे इस इंजन को बनाएंगे तो उन्हें जो अनुभव मिलेगा उसका इस्तेमाल वे भविष्य में इससे भी बेहतर और शक्तिशाली स्वदेशी इंजन बनाने में कर सकेंगे। यानी कि ये सिर्फ एक इंजन नहीं है, बल्कि ये भारत की भविष्य की पीढ़ी के लिए ज्ञान का एक भंडार है। इस पूरी डील से एक बात तो साफ हो गई है कि 2030 का भारत अंतरिक्ष की दुनिया में एक सुपर पावर बनकर उभरेगा। हमारे पास अपने रॉकेट होंगे, अपने इंजन होंगे, अपना स्पेस स्टेशन होगा और अपनी धरती से अपने लोगों को चांद पर भेजने की ताकत होगी। ये सब मुमकिन होगा हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत और इस तरह के रणनीतिक समझौतों की बदौलत। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी उस गेम चेंजर इंजन की, जो भारत के स्पेस प्रोग्राम को हमेशा के लिए बदल देगा। रूस का ये तोहफा भारत को आसमान की उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां आज तक सिर्फ गिने चुने देश ही पहुंच पाए हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के भारी भरकम सैटेलाइट्स भारत की धरती से लॉन्च होंगे और ISRO का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। हमारे वैज्ञानिकों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अगर ठान लिया जाए तो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता। RD-191M इंजन भारत के माथे पर विजय का वो तिलक है जो हमारी आत्मनिर्भरता और तकनीकी कौशल की गवाही देता है। अब हमें इंतजार है उस दिन का जब भारत में बना पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन आग उगलते हुए रॉकेट को लेकर आसमान का सीना चीरते हुए अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरेगा। वो नजारा हर भारतीय के लिए गर्व का पल होगा। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि भारत की इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बारे में जानकर आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो गया होगा। हमारे वैज्ञानिक दिन रात एक करके देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। ऐसे में हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके हौसले को बढ़ाएं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को 2040 से पहले ही चंद्रमा पर इंसान भेज देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और भारत की बढ़ती ताकत को देखकर गर्व महसूस हुआ हो, तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हर भारतीय को इस बड़ी खुशखबरी के बारे में पता चल सके। जय हिंद।